हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करेंगे डाबर इंडिया का पार्ट 2 का एनालिसिस। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कंपनी के ओवरव्यू, उसकी इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक सेगमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और उसके गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया। अभी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इनके फिनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में मेजरली। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली फिनेंशियल्स में। फिनेंशियल्स में अगर हम ये ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे क्वार्टरली ग्रो किया है इनकी सेल्स ने। तो डेफिनेटली मार्च में तो इम्पैक्ट कोरोना का क्लियरली दिख ही रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से डिग्रो हुआ फॉर श्योर। लेकिन अगर हम उससे पहले का भी उनका ग्रोथ देखें तो दिसंबर टू दिसंबर ग्रोथ देखें तो 2199 से 2353 के आसपास का ग्रोथ है। तो मतलब 9% के आसपास का ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं है, राइट। तो अगर हम उसी हिसाब से सितंबर 2019 और 2 सितंबर का देखें तो भी एक्चुअल में ग्रोथ कुछ 4-5% का ही ईयर ऑन ईयर के हिसाब से है, राइट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखें तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। एक्चुअल में दिसंबर 2016 में जो नंबर था वही नंबर अभी इन्होंने मार्च 2020, जिसमें कुछ 8-10 दिन का प्योर लॉकडाउन और 5-6 दिन पहले भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, तो 15 दिन के हिसाब से का इम्पैक्ट लगाएं तो तब जाके इनके दिसंबर 2016 के आसपास के नंबर्स के साथ अभी मैच हो रहा है। तो बहुत फास्ट ग्रो नहीं लग रहा है कंपनी का, और से हमें ईयरली के हिसाब से नंबर और समझ आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यस, फिर से वही कि कोरोना इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ दिख रहा है। बट अगर हम वैसे भी देखें तो दिसंबर टू दिसंबर देखें तो कोई ख़ास 8-9% का ही ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र आया है लास्ट क्वार्टर में भी, तो कोई ऐसा खास वो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगेन कोरोना इम्पैक्ट, राइट। और फिर अगर हम दिसंबर टू दिसंबर देखें फिर से ऑलमोस्ट 9-10% का इम्पैक्ट हुआ है, और उससे पहले तो उससे भी कम था, राइट। तो वो ग्रोथ का जो इनका बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर पा रही है कंपनी, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अब हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 साल का ईयर ऑन ईयर। तो कैगर इज़ जस्ट 10%। जस्ट मतलब कि अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से दिखाएं, बाकी कंपनीज के हिसाब से देखें तो बुरा नहीं है 10%, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 to 10% के आसपास तो शायद इंडस्ट्री ग्रो किया, तो उन्होंने इंडस्ट्री के आसपास ही ग्रो किया सेल्स। तो वो कुछ खास बात नहीं है, बीइंग अ डाबर एंड बीइंग सच अ बिग ब्रांड्स एंड बीइंग सच अ बिग प्लेयर, तो वो कुछ खास नहीं लगा हमें। और तो उसकी वजह से आप देखोगे तो इनका पहले तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और उसके बाद जो है ना ये लास्ट 3 साल तो जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट कुछ भी नेग्लिजिबल ग्रोथ रेट है, 1.12%। तो वैसा इनका लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ रेट हैज़ नॉट बीन ग्रेट। और फिर बीच में भी इनका यहाँ पे 1-1.5 साल जो है, ये एक्चुअल में 3 साल यहाँ, ये 3 इयर्स, और फिर एक थोड़ा ग्रो हुआ, और फिर 3 इयर्स का सेल्स हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली लो। उससे पहले ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छे चल रहे थे। तो ये 5-6 साल में कुछ तो कंपनी का इशू हुआ है, और वो सब अभी तो सब डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, स्लो रूरल डिमांड और ये सब, और कंपटीशन है। पतंजलि ने भी डेफिनेटली इन पे इम्पैक्ट किया, डेंट किया है इनके रेवेन्यू को लास्ट 3-4 साल में, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ग्रोथ जो है सिग्निफिकेंटली कम हुआ, और उससे पहले आप देखिए ग्रोथ अच्छा था, तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो एक थोड़ा कंसिस्टेंटली थोड़ा बेटर रहे, ऑलमोस्ट 12% का कैगर है वो भी, उसमें भी लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, और लास्ट के 4-5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखिए अब लो सिंगल डिजिट में रहा है। फ्री कैश फ्लो एनालिसिस थोड़ा किया हमने, तो फ्री कैश फ्लो जो है एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल्स, तो इनका ऑलमोस्ट 14% है, राइट, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू गोदरेज एंड सिमिलर टू मैरिको। हिंदुस्तान लीवर का थोड़ा ज़्यादा है और कोलगेट का कम है। तो अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो बनाते हैं, और लगातार एक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 साल से, जबकि ग्रोथ नहीं है बट कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो एक कंपनी कर पा रही है। कैपेक्स अगर हम देखें एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री कैश फ्लो, तो मार्च 2017 में एक थोड़ा अच्छा खासा कैपेक्स किया था, फिर थोड़ा कम किया लास्ट 2 साल में, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूव किया है कैपेक्स वापस। तो उस हिसाब से ही ये है, बट फ्री कैश फ्लो एक अच्छे खासे हैं।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से भी देखें तो 11% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और वो भी फिर से वही 4-5 साल में का हमें क्लियरली एक सिंगल डिजिट और लोअर सिंगल डिजिट में हमें वो ग्रोथ दिख रहा है। ROC ही भी इम्पैक्ट हुआ शुरू में, एक टाइम पे इनका 57-58% का ROC था, फिर वो कम हुआ, तो कंपनी भी एक्वायर की इन्होंने एक दो बीच में, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ, और कुछ इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए। उसके अलावा फिर एक स्टेबल हुआ आसपास, और फिर वापस थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है ROC, राइट। सिमिलरली ROE भी एक कंसिस्टेंटली थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है। अब हमें लग रहा है कि थिंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग बैक अगेन, राइट। तो हमने यहाँ स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को थोड़ा देखा है, और उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को देखेंगे तो डाबर जो है वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। हमने चारों बड़ी FMCG कंपनीज़ को ही कंपेयर किया, तो 79,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका। HUL डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट, और गोदरेज कंज्यूमर और डाबर का ऑलमोस्ट बराबर टाइप ही है। पैट HUL इज़ मच बिगर। मार्जिन्स जो हैं काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं, सभी के काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैट मार्जिन भी एक HUL का एक्चुअली सबसे कम है और बाकी के ज़्यादा है। कैश कन्वर्जन साइकिल गोदरेज और इसकी काफ़ी अच्छी है, इनकी थोड़ी हाई है। करंट रेशियो भी थोड़ा हाई है, मैरिको के आसपास का है। डेट टू इक्विटी रेशियो तो चारों कंपनीज़ का ज़ीरो ही ऑलमोस्ट, उसकी वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। ग्रोथ रेट्स आर द मेन थिंग्स विच वी शुड लुक एट, एंड लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो पैट ग्रोथ इनकी नेगेटिव है, इनकी पॉजिटिव है मैरिको की। गोदरेज कंज्यूमर बहुत नेगेटिव है और इनकी पॉजिटिव है HUL की। पैट ग्रोथ 3 साल की अगर हम कैगर देखें तो 10% ठीक ठाक है। मैरिको इज़ बेटर, गोदरेज कंज्यूमर इज़ वेरी गुड, एंड दे आर ऑल्सो। तो ये सबसे लोवेस्ट पैट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ भी 5.5% इनका लोवेस्ट है लास्ट 3 साल में। बाकी तो थोड़ा बेटर है, बहुत कुछ खास नहीं है उनका भी, बट थोड़ा बेटर है, राइट। 1 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इनकी ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कम है एक्चुअली बाकियों से। ROC देखेंगे तो HUL इज़ तो डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, लेकिन बाकी सब 34-35 के आसपास है। ROE भी वैसे है, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लग रहा है। बाकी मतलब क्योंकि हम जब डाबर कोई खरीदता है तो ये पूछता है कि यार मैं गोदरेज खरीद सकता हूँ क्या, हिंदुस्तान लीवर खरीद सकता हूँ क्या, ITC खरीद सकता हूँ, तो वो उस हिसाब से मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नंबर्स एटलीस्ट लास्ट 4-5 ईयर्स में डाबर ने नहीं शो किए हैं, और उसकी वजह से ही वो आपके पास ऑप्शंस लोगों ने दूसरे भी बाय किया है स्टॉक, राइट। कोरोना का इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियरली ग्रोथ का इम्पैक्ट 4-4.5% का एक हुआ। मतलब अगर कोरोना नहीं होता तो वो होता, लेकिन वो सभी कंपनीज़ के साथ हुआ। तो अगर हम जो ग्रोथ में आपको नंबर्स दिखाए हैं कंपैरिजन में, तो वो तो सभी कंपनीज़ के लो नंबर्स ही दिख रहे हैं उस वजह से, क्योंकि सबको कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है, राइट। लेकिन इम्पैक्ट हुआ है, इज़ नो डाउट इन इट। अगर वो इम्पैक्ट नहीं होता तो एक ठीक ठाक ग्रोथ दिखती, डबल डिजिट ग्रोथ शायद कंपनी की दिखती, एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो उस वजह से नहीं हुआ। ओवरऑल एक लो डेट कंपनी है, ROC भी अच्छा है, कंसिस्टेंट FCF है, फ्री कैश फ्लो और पैट भी मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है थोड़ी म्यूटेड रही। अच्छा कुछ खास मज़ेदार इंटरेस्टिंग बहुत फास्ट ग्रोइंग नहीं लगा एटलीस्ट 4-5 साल में। उसका रीजंस बहुत सारे हैं, पतंजलि एक रीजंस है, उसके बाद अपना डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट, GST का इम्पैक्ट वगैरह की वजह से, और लो कंजम्पशन का इम्पैक्ट तो है ही, तो वो सब की वजह से भी एक इम्पैक्ट मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने फिनेंशियल्स में इनको येलो स्टार ही दिया है, बिकॉज एज आई सेड कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक FMCG को, डाबर अगर कोई स्टॉक बाय करना चाह रहा है तो वो यही पूछेगा कि गोदरेज करूँ या डाबर करूँ, या हिंदुस्तान लीवर करूँ या डाबर करूँ, मैरिको करूँ या डाबर करूँ, तो उस हिसाब से वैसा ही टाइप का फिनेंशियल्स ही है। चलो फटाफट वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ 12 जून 2020 के हिसाब से लास्ट 3 साल में स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर हम FMCG के साथ कंपेयर करें या BSE सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 16% का रिटर्न दिया है इन्होंने, और इन्होंने हार्डली 2.5% का रिटर्न दिया है, तो विच इज़ प्रेटी गुड। स्टॉक हैज़ डन प्रेटी वेल इन लास्ट 3 ईयर्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये विद फोकस, मोर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ऑल्टरनेट मेडिसिन इन आयुर्वेद एंड आयुष मंत्रालय की वजह से, और ये सब चीज़ों की वजह से एक consumer perception is moving towards herbal and Ayurvedic products, and not just in India, even globally we are seeing that there is a small trend which is going towards that.
लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अभी अवॉइड कर रहे हैं एंड दे आर सीइंग द अल्टरनेटिव्स, और उसका ही हमें लगता है कि पतंजलि ने बहुत अच्छे से उसका प्रमोशन किया, और एक कुछ भी हो डाबर को उस चीज़ का बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा लगता है। पतंजलि के एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने, और उसकी वजह से एक पूरा एज ए हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को अच्छे से उन्होंने पोजीशन किया, राइट। उन्होंने कभी डाबर के प्रोडक्ट्स को कहा, अगर वो बहुत सारे कॉम्पीट करते थे, ये बोलते थे कि ये बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, ये मत खरीदो, कोलगेट मत खरीदो, राइट, बट वो कभी डाबर के प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट नहीं किया ऑन एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज दे नो कि दे आर डायरेक्टली कॉम्पीट, वो भी वे सेम ही सेगमेंट में है। तो उसका कुछ करके कुछ भी हो, ओवरऑल मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर गया है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग गुड रिटर्न्स बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम डाबर इन द फ्यूचर। पी भी देखोगे ना तो आप देखो कि सेल्स ग्रोथ तो हमने कुछ देखी नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास 4-5 साल में नहीं दिखी, लेकिन आप देखो कि पी का कितना क्लियर री रेटिंग हुआ है इनका। आप डाबर का अगर हम पी देखें, जो ये बार्स दिख रहे हैं उसमें, तो पहले जो है 2014 में 34, 34, 35, 34, 35 चलता रहता था, 27 से ये 35 तक गया, राइट, जबकि ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा था डाबर, इस टाइम ग्रोथ अच्छा था। फिर उसके बाद अब लास्ट 4-5 साल में भी उसने ऑलमोस्ट ग्रो किया, राइट। तो ये क्लियर री रेटिंग हुआ यहाँ पे, because people are expecting higher growths in the future, especially because of the segment they are in, Ayurvedic segment, and the brand name in that segment is very strong, and that's why people are expecting good returns. तो अगर हम लास्ट 3 साल का पी देखें हिस्टोरिकल और 5 ईयर, तो 30-34 के आसपास है, लेकिन वैसे ये अब 52 के आस 52 है इसका लेटेस्ट पी, अभी जो हमने लेटेस्ट निकाला था, और लास्ट 1-2-3-1-1.5 साल से वो 50, 51, 52 के आसपास ही चल रहा है। तो क्लियर री रेटिंग है। वैल्यूएशंस में भी अगर हम देखें तो 4 कंपनीज ली हैं हमने, गोदरेज, मैरिको, HUL। तो FMCG का PE कंसिस्टेंटली हाई ही चल रहा है, बिकॉज दे आर क्वालिटी कंपनीज, बिग कंपनीज, वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अच्छा खासा ग्रोथ रेट है सेगमेंट में, राइट, और लोअर डाउन साइड रिस्क है, तो इनका एक लगातार पी हाई ही चल रहा है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, कि नहीं यार ये तो बहुत ही महंगा है, ये तो मैं नहीं बाय कर सकता, वैसा नहीं लगा। 50 का पी लुकिंग एट द ग्रोथ विच वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, इन द सेगमेंट विच दे आर इन, और अगर वो अच्छे से प्रोडक्ट जिस हिसाब से लॉन्च है ऐसा एग्रेशन दिखाते रहे, राइट, फ्यूचर में भी, तो हमें लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ, 15% प्लस ग्रोथ एट दीज लेवल्स ऑल्सो कैन कम इन द डाबर, अकॉर्डिंग टू अस इट इज़ नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हमें अच्छा ही लग रहा है। वैल्यूएशन रेशियोज़ भी अगर हम थोड़ा देखें इनके, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो पहले 10-11 चलती थी, फिर 12 तक आई, अभी भी 12 के आसपास ही है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ डिविडेंड यील्ड तो इन्होंने एक्चुअली कम की है, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन द बिजनेस नाउ इट सीम्स। मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो डेफिनेटली कंसिस्टेंटली बढ़ी है, राइट, बिकॉज सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है और मार्केट कैप बढ़ रही है, राइट। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली EV/EBITDA और ये सब कंसिस्टेंटली इनका ग्रो हो रहा है, बिकॉज ऑफ वैल्यू जो है एंटरप्राइज की वो बढ़ रही है, इसलिए वैल्यूएशंस पे भी हमने इसको येलो स्टार दिया है। एंटर करना है लॉन्ग टर्म के लिए और 15% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी अच्छे लेवल्स हैं, बुरे लेवल्स नहीं हैं हमें लगता है, स्पेशली इन FMCG और डाबर का, ठीक है। और अगर आपको इससे कम लेवल पे मिलती है, मतलब अगर आप 35-40 के पी के आसपास, पी का अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक एक्चुअल मत देखें, क्योंकि वो अर्निंग्स काफ़ी इम्पैक्ट हुई है कोरोना की वजह से, तो पी एक बहुत अच्छा रेशियो नहीं है आगे, अब आगे देखने के लिए। अभी तक ठीक था, बट आगे जो है हमें लगता है कि पी एक बहुत अच्छा मल्टीपल नहीं है देखने के लिए। बट अगर आप वैसे कंपेयर करके देखेंगे बाकी वैल्यूएशंस पैरामीटर पे भी, तो हमें लगता है कि ये एक 15% ग्रोथ रेट अच्छा खासा आप कंसिस्टेंटली आपको ये कंपनी दे सकती है इस जो करंट लेवल्स पे भी। तो फटाफट ओवरऑल समरी देख लेते हैं, स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है, मोर देन सेंचुरी ओल्ड, पोर्टफोलियो मिक्स बहुत अच्छा लगा हमें, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है कि यार ये ब्रांड पे बहुत डिपेंड है, च्यवनप्राश पे बहुत डिपेंडेंस है, हनी पे बहुत डिपेंड, ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और काफ़ी अच्छा वो कंसिस्टेंटली अलग अलग रेवेन्यू दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। प्रेजेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब 25% प्लस रेवेन्यू अगर बाहर से आता है तो मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है बाहर से, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो इतना पुरानी कंपनी है, दे हैव डन वेरी वेरी वेल। और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइडर बट सबसे बड़ा है,
एग्रेसिव न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस रिसेंटली हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लग रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, नए CEO शायद थोड़ा एग्रेसिव हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे और बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। वीकनेस क्या है, बहुत फास्ट इन्होंने पतंजलि से मार्केट शेयर लूज़ किया, वो थोड़ी हमें वीकनेस लगी। उस टाइम इन्होंने कॉम्पीट नहीं करा ज़्यादा फास्ट, और शायद हमें लगता था कि थोड़ा और एग्रेसिवली लॉन्च करते उस टाइम ये सब जूस वगैरह, और काफ़ी अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म लॉन्च करते। अपना रिटेल इनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत है वो न्यू का, उसको और पंप अप करते, थिंग्स इम्प्रूव करते, तो शायद एग्रेसिवनेस नहीं दिखी वो, तो वो वीकनेस दिखी हमें। परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रही है। ग्रोथ लास्ट 3 एक्चुअली 5-6 ईयर्स बोल सकते हैं, थोड़ा वीक रही है। और प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है आयुर्वेदिक सेगमेंट में, तो उसकी वजह से थोड़ा लगता है कि कोई भी आके सामान बना देता है, क्वालिटी चाहे अच्छी हो या नहीं हो। थोड़ा हमने काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं कि कुछ क्वालिटी, पतंजलि का भी अगर हम देखें तो सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, तो सारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी नहीं थे। डाबर का आप देखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट अगर लेंगे तो क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन पतंजलि का क्या है, कुछ प्रोडक्ट अच्छे थे, क्वालिटी वाज चेंजिंग इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो सब उनको सप्लाई चेन इश्यूज आए, ठीक है। तो वो कोई भी कंपनी आ रही है, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं होने की वजह से कोई भी लॉन्च कर देता है हर्बल और आयुर्वेदिक सेगमेंट में, और वो एक सही नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को वो बनाना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई ग्रोथ है, प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं, प्री पैकेजिंग, प्रीमराइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हैपनिंग, ठीक है। अगर आप देखेंगे पैकेजिंग बहुत इंप्रूव की है डाबर ने इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो वो एक बहुत इम्प्रूवमेंट है। और फोकस इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कोरोना का इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए हमें लगता है, फॉर स्पेशली फॉर डाबर, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है कि लोगों को इम्यूनिटी पे फोकस ज़्यादा होगा, लोगों को समझ आएगा कि इम्यूनिटी का वैल्यू क्या है, लोगों को समझ आएगा कि अच्छा खाना और लगातार अगर हम इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करेंगे तो नॉट जस्ट कोरोना, बाकी भी कोई वायरस आता है तो वो भी जल्दी से निकल जाता है। और सेगमेंट में कंपटीशन तो है, और मेजर कोई हमें थ्रेट नहीं लग रहा है, पतंजलि को थ्रेट अभी हम नहीं मान रहे हैं खास, ठीक है। और एक्चुअली में उन्होंने मार्केट नया ही क्रिएट किया है। हमें लगता है कि आज जो आयुर्वेद फास्ट ग्रोथ सेगमेंट है और लोगों का फोकस बड़ा है, वो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट है, बट हमें लगता है कि पतंजलि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है, थ्रेट नहीं लगता है फॉर डाबर। सो दैट इज़ ऑल वी हैव ऑन दिस एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप हमें contact@investindia.in पे जाइए। ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, स्टॉक सब्सक्रिप्शन तो आपके पास ऑलरेडी है, बाकी भी प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कीजिए और लेट अस नो योर फीडबैक। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। क्वेश्चन ऑन पार्ट 1, पार्ट 2 कुछ भी हो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो के, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।